हेलो एवरीवन, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, 2 दिन मैं वीडियोस लेके नहीं आ पाया। मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसके कारण मैं वीडियो लेके नहीं आ पाया। ट्राई तो मैंने बहुत किया कि वीडियो लेके आ जाता हूँ, बट आपको पता ही है तबीयत ख़राब होती है जब आपका शरीर साथ नहीं देता है तो कुछ करने का मन नहीं करता है। कंटेंट मेरा रेडी था पहले से ही, बट मैं वीडियो कोशिश कर रहा था लेके आऊँ, बट लेके नहीं आ पाया। बट मैं अभी फ़ाइन हूँ। तो मैं सोचा हूँ क्यों नहीं इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई और इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फिर से। चलिए, आज का सेशन जो मैंने चूज़ किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। 1857 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्यों नेसेसरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन ही जाता है। अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, अगर यूपीएससी लेवल की बात करें, वहाँ तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। बट अगर हम देखें रेलवे और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ामिनेशन हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, या कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। जिसके कारण मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक को क्यों नहीं ईज़िली अच्छे से पढ़ के कंप्लीट किया जाए और आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो एग्ज़ामिनेशंस में हम गलत करके आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको एग्जामिनेशंस में ना हो इस टॉपिक से। मैं वैसे वैसे टॉपिक लेके आता हूँ जो एग्जामिनेशंस में आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट वही पढ़ना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडीज़ करनी है जहाँ से क्वेश्चन पिक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा है आज का टॉपिक है 1857 का क्रांति। 1857 का क्रांति है आज का टॉपिक हमारा। तो इसी सिलसिले में जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो सबसे पहला पॉइंट कि क्रांति विद्रोह क्यों हुआ, इसका नाम ये किस किस नाम से ये जाना कि ये क्रांति। आपको पता है कि बस ये 1857 की क्रांति नहीं कहलाती है, बहुत सारे नाम इनको दिया गया इस क्रांति को। ठीक है, इसका क्या निष्कर्ष हुआ, क्या निष्कर्ष हुआ, परिणाम क्या हुआ, विद्रोह के कारण कौन कौन थे, किसने सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, कौन कौन से बुक्स लिखे गए हैं इसके ऊपर, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी हमारी, इस पर बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। व्यापक विद्रोह तो था लेकिन ये एक असफल विद्रोह था। चलिए, बुक में तो ऐसा बहुत कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, बट मैं आपको एक कहानी के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, 1857 का जो क्रांति था, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रकोप बढ़ते जा रहा था, ठीक है ना, तो इसके खिलाफ एक आपको व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये हम जानते हैं कि 1857 क्रांति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था। क्यों था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपको बहुत सारी नीतियाँ ऐसी थी जिसको मानना एक तरह से कहा जाए तो पॉसिबल नहीं था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, जिसको देखते हुए 1857 की क्रांति का आपको स्टार्ट हुआ, उद्गम हुआ, और लेकिन ये एक असफल विद्रोह बन गया। क्यों असफल विद्रोह बन गया, इसके पीछे भी क्या रीज़न है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक हम जानते हैं 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश राज की ओर एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। लेकिन असफल तो था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये उन्होंने एहसास दिला दिया, ये एहसास हमने दिला दिया कि भाई हमारे पास भी एक संप्रभु शक्ति है। ठीक है, उन्हें भी टेंशन हो गया। ठीक है, कि ये हो क्या गया अचानक, इनके अंदर इतनी एकजुटता कैसे आ गई, इन्होंने किस तरह से एक फाइट बैक किया है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहानी के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं। विद्रोह ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये पहला ऐसा विद्रोह था। ठीक है, ऐसा विद्रोह था। ओके, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें शामिल कर ली। ये एक्चुअल में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सेना तो जो बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे जनता को, हमारे जनता को, उसके खिलाफ एक आपको विद्रोह था। लेकिन ये धीरे धीरे जनता की भागीदारी भी इसमें हासिल कर लिया। ओके, विद्रोह के कई नामों से, चाहे वीवीआई है, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। विद्रोह को कई नाम से भी जाना जाता है। सब सिपाही विद्रोह, ठीक है, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसे कहा था ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा 1800 की सल्तावन की जो क्रांति है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने नाम रखा था? ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा।
भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकार के द्वारा कहा गया ये महान विद्रोह था, ठीक है। 1857 का विद्रोह, ठीक है। ये तो 1857 का विद्रोह तो एक ट्रेंडिंग है कि ये मतलब ये कहा ही जाता है भारतीय विद्रोह, ठीक है। और स्वतंत्रता का पहला विद्रोह, वीवीआई, ये एग्जामिनेशंस में आ चुका है, ठीक है। वीवीआई है ये, एग्जामिनेशंस में ये बहुत बार पूछा गया। ये बताइए कि स्वतंत्रता का पहला विद्रोह ये किसने कहा था, ठीक। ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ये कहा गया कि ये जो है आपको स्वतंत्रता का पहला युद्ध है। ये हम कहते हैं, हम 1857 की क्रांति को जो हम कहते हैं कि हमारा स्वतंत्रता का पहला युद्ध है, यहीं से स्टार्ट हुआ हमारी स्वतंत्रता की मांग, ठीक है। और हम में वो ताकत आई, हम में वो एकजुटता आई, जिससे हम मतलब कि सामने से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश का जो एम्पायर था उनको, उनके खिलाफ़ हमने एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनका प्रेशराइजेशन से बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। लास्ट में 1947 में उन्हें देश को आज़ाद करके यहाँ से जाना ही पड़ा, ठीक है। लेकिन इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति से हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर एक कहानी के तौर पे मैं बोलूँ, तो ये जो 1857 की क्रांति है, ये जो आपको ब्रिटिश की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके खिलाफ़, ठीक है। और आपको एक व्यापक आंदोलन था, लेकिन ये असफल हो गया। इसके पीछे क्या रीज़न मैं आगे भी बताऊंगा आपको। असफल हो गया ये, वहाँ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के खिलाफ़ एक आंदोलन थी, ठीक है। और इस आंदोलन को कई नामों से भी जाना गया, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है स्वतंत्रता का पहला आंदोलन, पहला युद्ध। किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता का पहला युद्ध विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा कहा गया था कि ये स्वतंत्रता का पहला युद्ध है, ओके। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद्रोह के कारण, देखिए मैंने बताया था ना विद्रोह का क्या क्या कारण है। तो विद्रोह के तो ऐसे बहुत कारण थे, लेकिन पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति था क्या? जब 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेज़ों का विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। अंग्रेज में सबसे बड़ी ये क्या था? विस्तारवादी की नीति। ये अपना जो क्षेत्र विस्तार करने में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फोकस कर रखा था कि अपने क्षेत्र को ये बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे थे। बंगाल हो गया और दक्षिण का क्षेत्र हो गया, इन सब एरिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अपना विस्तार कर रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, ठीक है। बड़ी संख्या में भारतीय शासक और प्रमुख को हटा दिया गया, जिसका अंत सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। इन्होंने क्या किया? जब उन्होंने विस्तारवादी जो अपनी प्रणाली स्टार्ट की, ठीक है, अपने साम्राज्य को विस्तार करना स्टार्ट किया उन्होंने, तो भारतीय जो शासक थे और जो मतलब राजा थे, महाराजा थे, उनको हटा दिया गया। और जो उनके परिवारों को, जो जितने भी राजघराने के परिवार थे, उनमें एक भय पैदा हो गया कि इन्हें तो हटा दिया जा रहा है और सारा कंट्रोल जो है अंग्रेज़ हुकूमत के हाथ में जा रही है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी का सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ा देखिए रीज़न क्या है? रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे, उन्हें झांसी के सिंहासन पर बैठने की कोई परमिशन नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यापकत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। देखिए, सतारा, नागपुर और झांसी, इन एरिया को जो डलहौजी हैं अपने अंडर में ले लिया उन्होंने, ठीक है। वहाँ के जो आपको साम्राज्य में जो राजा थे, उन्हें गद्दी पर बैठने की कोई अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ा कारण ये भी था, एक लड़ाई का राजनीतिक कारण था ये। जैतपुर, सबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिया गया। देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हर जगह अपना विस्तार कर रहे थे। जैतपुर, सबलपुर और उदयपुर को भी हड़प लिया गया, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिसके अभिजीत वर्ग के हजारों लोग अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्रवाई ने एक वफादार राजा अवध को संतोषजनक और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। देखिए, विद्रोह के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या हुआ? आपको पता है कि अंग्रेज़ विस्तारवादी नीति पे काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था? धीरे धीरे भारत के हर राज्य को अपने में मिला रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि झांसी का जो सिंहासन पर जो लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी। फिर डलहौजी ने क्या किया? आपको सतारा, नागपुर और झांसी जैसे रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। फिर आपको जैतपुर, सबलपुर और उदयपुर को भी हड़प लिया गया। उसके बाद आपको अवध को भी जो है उन्होंने हड़प लिया, ठीक है। अवध को भी हड़प लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे सैनिक बेरोजगार हो गए, ठीक है। अधिकारी, अनुचर होते थे, जो आपको सूचनाएं पहुंचाते थे, सारे बेरोजगार हो गए, क्योंकि सारा जो आपको है वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण था, राजनीतिक कारण, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।
डलहौजी द्वारा जो है व्यापक सिद्धांत किया था, ठीक है, जिसके कारण वो अपनी हड़प नीति पे हड़प नीति को इजीली कर पा रहा था, मतलब हड़प रहा था। अवध को हड़प लिया उसने, सतारा को हड़प लिया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, जबलपुर हो गया, इन सब एरिया को वो हड़प रहा था, ठीक है। तो ये व्यापक की सिद्धांत क्या थी, व्यापागत सिद्धांत क्या थी। वर्ष 1840 के दशक में अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यापागत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक के सामने किया गया, ठीक है, ब्रिटिश तकनीक के सामने किया गया। अब ये है क्या जो ये कर रहा था, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। इसमें अंग्रेज़ द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसके अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। देखिए उसमें अंग्रेज़ क्या किया था, अगर कोई शासक किसी चीज़ पे कहीं पे राज कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम ही किसी जगह पे राज कर रहे हैं, अगर उस संतान का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मतलब वो निसंतान होगा, उसे कोई संतान नहीं होगा, तो वो अपने मन से किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बना सकता है। उस पर शासन जो हो जाएगा वो ब्रिटिश साम्राज्य का हो जाएगा, जो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही गलत है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मृत्यु होने पर सत्ता त्यागने शासन पर कब्जा कर लिया जाता था, ठीक है। अगर जैसे उसका निसंतान है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे ही राजा का देहांत हुआ, जैसे उनकी मृत्यु हुई, तो अंग्रेज उस राज्य पे अपना शासन कर लेता था, ठीक है। ये जो बहुत ही गलत था। इस समस्या में ब्राह्मण के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया, जिसके में कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे और अपने लाभप्रद प्रद को खो चुके थे, ठीक है ना। ये बहुत सारा रीज़न था, समझे ना। व्यापक का सिद्धांत जो है, व्यापगत का सिद्धांत जिसे कहते हैं, ठीक है, व्यापगत का सिद्धांत, ये आपको 1840 में आपको याद रखना। व्यापगत का सिद्धांत जो डलहौजी द्वारा चलाया गया 1840 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने एक नीति बनाई कि अगर कोई भी राजा है, कोई भी साम्राज्य है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, राजा अगर निसंतान हो, ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद वो सारा साम्राज्य जो है ब्रिटिश का हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था, 1857 की क्रांति का सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीय के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। मनुष्यता वाली कोई व्यवहार नहीं थी। उन्होंने क्या कर रहा था, सामाजिक और धार्मिक कारण, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था जनता को, ठीक है। उन्हें एकदम अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। ये सब कारण थी, धार्मिक कारण भी थी। भारत में तेज़ी से फैल रहे पश्चिमी सभ्यता के कारण अपनी एक वर्ग चिंतित था, ठीक है। अब भारत में क्या हो गया कि आपको पश्चिमी, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश जब यहाँ पे शासन करने लगे, तो उन्होंने अपना जो पश्चिमी सभ्यता को यहाँ पे लागू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, एक वर्ग जो था वो बहुत तरह से चिंतित हो गया, ठीक है। बहुत सारा वर्ग थे, उनमें से एक जो वर्ग था, जिसमें से ब्राह्मण हो गया, ये लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए कि अब हमारे मूल देश का क्या होगा, हमारे कल्चर का क्या होगा। ये भी एक तरह का कारण था, सामाजिक और धार्मिक कारण था, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो अब हम देख रहे हैं सामाजिक और धार्मिक कारण में हम 2 पॉइंट पढ़ चुके थे। भारत में आबादी एक वर्ग चिंतित हो गया था, ठीक है। अंग्रेज के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीय की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था, ठीक है। इनका जो भी मतलब है कि मान्यताएं, अन्य व्यवहार, रहन सहन था, व्यवहार था, उद्योग आविष्कार था, असर भारत हमारी संस्कृति पर पड़ती थी, ठीक है, सामाजिक मान्यताओं पर भी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद 1850 के एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया, ठीक है। अब ये 1850 में एक मतलब कि इन्होंने नीति लागू किया, अधिनियम लागू किया, जिसमें क्या 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 जो वंश के अनुसार होता था हिंदू कानून को बदल दिया गया, ठीक है। आपको ये बहुत ही चिंताजनक था कि जो वंश के अनुसार, वंश के क्रम में आपको कोई भी जैसे राजा है, उनका अगर राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होता था राज्य का, लेकिन उन्होंने इसको बदल के रख दिया, ठीक है, हिंदू कानून को बदल दिया, ठीक है। अब क्या आते हैं हम, क्या ईसाई धर्म अपने लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर जाती थी। ईसाई धर्म अपना लेने वाले को, देखिए, जो भी अगर इंसान, कोई भी भारतीय, अगर हिंदू, अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर वो ईसाई धर्म को अपना लेता था तो उन्हें प्रमोशन दिया जाता था, पदोन्नति कर दी जाती थी, ठीक है। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार के अपमानित किया जाता था। जो भी भारतीय धर्म को पालन करता था उसे अपमानित किया जाता था। देख लीजिए किस तरह से इन्हें टॉर्चर किया जाता था। तो ये क्रांति तो होनी थी। इन लोगों को ये संदेश दिया जाता था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। वो चाह रहे थे कि जितने भी भारतीय धर्म के लोग हैं वो ईसाई धर्म को अपना ले, ठीक है। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया, ठीक है। सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। और आपको विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया, ठीक है। उसका शिक्षा ग्रहण करने के लिए पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहा था, ठीक है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया
कि इन्होंने कहा कि शिक्षा भी होगी तो पश्चिमी तरीके से होगी, ठीक है। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को रूढ़िवादित को सीधी चुनौती दे रहा था। जो ये बोलते कि हमारा जो पढ़ाई लिखाई होगा वो भी पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग होगा। हिंदू और मुस्लिम के मुसलमानों के जो पढ़ाई की तरीका थे उनका जो एक रूढ़िवादित था को उनको सीधी चुनौती मिल रही थी। इतनी सारी कारणें थी जिसके कारण क्या उठा, संतावन की क्रांति को निश्चित माना गया। क्योंकि इतनी सारी टॉर्चर अगर होगा, आप ही सोचिए, अगर इतना टॉर्चर होगा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक लिमिट भी होती है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की। लेकिन जब उन्होंने एक लिमिट तोड़ा तो फिर 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। ये सब जो रीज़न्स हैं, सामाजिक है, धार्मिक कारण है। उसके बाद आपको डलहौजी की जो व्यापागत नीति थी, ठीक है, 1850 में हुई थी वो, और बहुत सारी रीज़न्स थे। 1840 में हुई थी व्यापागत की नीति, ठीक है। तो ये सब रीज़न्स थे बहुत सारे जिसके कारण ये 1857 की क्रांति होना ही होना था, ठीक है। धार्मिक मतलब कि धर्म के आधार पर उन्होंने सोचा कि चलो पश्चिमी सभ्यता को यहाँ पे ले आते हैं। हिंदू और मुसलमान की जो भी अपने धर्म की मान्यता थी उन्हें ख़त्म कर दिया जा रहा था। उन्हें मतलब है कि जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें नीचा दिखाया जा रहा था हिंदू धर्म मुसलमान धर्म वालों को, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। और एक क्या कारण था, आर्थिक कारण भी बहुत बड़ा मैटर था इस चीज़ में। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। कर वसूली का भी बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने एक सख्त एकदम कानून लागू कर रखा था। ग्रामीण क्षेत्र में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान लगाया जाता था वसूली के, और आपको जो कर वसूली, टैक्स जो वसूली होता था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों के लिए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टैक्स लगाया था और कर चुकाना एक पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है आपको। और असमर्थ जिस कारण पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथों से निकलती जा रही थी, ठीक है। अब कर चुकाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसके कारण क्या होता था कि जो हमारी पुरानी पीढ़ियों के जो ज़मीन था, ठीक है, अपनी ज़मीन कितनी प्यारी होती है सबको आपको पता ही है, उन्हें वो अपने हाथ से चला जाता था, क्योंकि कर्ज चुका नहीं पाते थे तो ज़मीन हड़प लिया जाता था, ठीक है, महाजनों के द्वारा। जो सबसे बड़ा रीज़न था, बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वो अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसान का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। ओके। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तु का प्रवेश भारत में हुआ, जिसके विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। अब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद जो ब्रिटिश का जो जितना भी सामान था वो अब इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। और जिसके रूप से भारत का जो मतलब इंडिया में जो जितना भी सामान बनते थे, ठीक है, कपड़ा का जितना भी उद्योग था, क्योंकि हमारा देश पहले से कपड़ा उद्योग में, रेशम उद्योग में बहुत ही अग्रणी था, ठीक है ना। अब उनको बर्बाद कर दिया, कपड़ा उद्योग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और पश्चिमी सभ्यता के जितने भी कपड़े थे वो उन्होंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटिश के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, ठीक है। एक कंपटीशन हो गया। देखिए हमारी जो हस्तकला उद्योग था, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, ठीक है। तो ब्रिटेन से जो मशीनें आने लगी, सस्ते मशीनें आने लगी, वो क्या कि यहाँ इस हस्तकला उद्योग को पूरी तरह से एक कंपटीशन देने लगा, ठीक है। उन्होंने बताने वो क्या किया, मशीन लेके आ गया, ठीक है। मशीन से वो जितने भी आर्ट बनते थे, पेंटिंग्स होती थी, वो क्या होता, हस्तकला से ही उन्होंने बना लेते थे, ठीक है ना। वो मशीन से ही हो जाती थी, जो भी आपको बुनाई होगी, सिलाई होगी, जो भी है वो मशीन से ही करने लगते थे, ठीक है। और ये जो हमारा जो हस्तकला उद्योग था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और एक बहुत मतलब बड़ा वर्ग इस पे ही निर्भर था, ठीक है। तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा उनके छोटे और सस्ते मशीन आने से, ठीक है। अब आते सैन्य कारण क्या था, वीवीआई, सैन्य कारण वीवीआई है। 1857 का एक सिपाही विद्रोह के रूप में भी शुरू हुआ था, एक सिपाही विद्रोह के रूप में भी शुरू हुआ था। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87% था। भारत में जितने भी ब्रिटिश सैनिक थे उसमें जो ओवरऑल परसेंटेज था इंडियन सैनिक का वो था 87%। आप समझ सकते हैं, बस 13% ही ब्रिटिश सैनिक थे, बट 87% भारत के ही सैनिक वहाँ पे कार्य कर रहे थे। लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। जो 13% सैनिक थे ब्रिटिश का, उससे निम्न वर्ग का माना जाता था, ठीक है। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। अगर आप मान लेते हैं कोई सिपाही है और अंग्रेज ब्रिटिश का भी एक सिपाही है, दोनों एक ही रैंक के हैं, लेकिन उन्हें भारतीय सैनिक को भुगतान कम किया जाता था। एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कम वेतन दिया जाता था, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। तो अब उनसे क्या, जो भी अगर वो भारतीय जो ये थे, वो अगर ब्रिटिश सैनिक में भर्ती होते थे तो उन्हें बहुत दूर काम करने के लिए घर से बहुत दूर काम करने के लिए भेजा जाता था। ठीक है। उसके बाद आपको वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसके कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार करके भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने एक कानून, इस कानून का कोई फंडा ही नहीं निकल के आता है। ठीक है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो तभी जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक कानून जारी किया। ठीक है। क्या कानून जारी किया? उन्होंने कानून जारी किया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना जा सकता है। ठीक है। समुद्र पार करके ब्रिटिश भी इंग्लैंड भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। तो 1856 में, याद रखिएगा 1856 यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून बना दिया कि उन्होंने कहा कि जो भी सिपाही यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ा तो उन्हें समुद्र पार करके भी जाना पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ओके। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम आगे देखते हैं। अब हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या पढ़ना है? चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। ये तो वीवीआई यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। ये इजीली आपसे पूछ लिया जाएगा। ये बताइए 1857 की क्रांति के समय, भारतीय विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वो वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का पहला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है? 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1857 की विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ख़त्म। एक दूसरा क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता है? भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग। जब 1858 में वो लॉर्ड वायसराय की जो गवर्नर जनरल का जो पदवी था उसको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया, तब 1858 में भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग ही बना। ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके कार्यालय में महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल है। 1857 का विद्रोह सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। ये 1857 का विद्रोह को इन्होंने दबा दिया। तो मैं कह रहा था ना कि विद्रोह असफल हुआ, तो विद्रोह असफल हुआ, इसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ था कि जिस तरह से इसने मैनेज किया और विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत इसी ने की थी, याद रखिएगा। व्यापागत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह में मुख्य कारण में से एक था। व्यापागत के सिद्धांत को इसने वापस ले लिया, जो डलहौजी के टाइम पे उन्होंने 1840 में जो किए व्यापागत की जो सिद्धांत था लागू किया था, उसको वापस ले लिया 1858 में, जो एक विद्रोह का कारण था। 1870 का विद्रोह का कारण व्यापागत का सिद्धांत भी था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन। ठीक है। भारतीय बहुत वीवीआई है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियम किसने करवाया? लॉर्ड कैनिंग ने करवाया। लॉर्ड कैनिंग वीवीआई है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कारण क्या था? तत्कालीन, वैसे तो हमने बहुत सारे राजनीतिक कारण पर, धार्मिक कारण पढ़ा हमने, ठीक है, उसका सैन्य कारण पढ़ा हमने। अब तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। आपको बताइए, सैनिक थे। एक अफवाह ये फैल गई कि नई एनफील्ड राइफ़ल, यहाँ सबसे बड़ा कारण यही था, एनफील्ड राइफ़ल के कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब इन राइफ़लों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही ने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि गाय और सूअर का इस्तेमाल किया जाता, चर्बी का इस्तेमाल किया जाता, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान वर्ग के सैनिक ने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ठीक है। ध्यान रखिएगा, एनफील्ड पूछ लिया था, कौन सा राइफ़ल? एनफील्ड राइफ़ल। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिए गए, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों में अशांति फैल गई। जब लॉर्ड कैनिंग वहाँ का गवर्नर जनरल था, उसने देखा कि यहाँ पे मतलब कि कोई भी सैनिक, जो हिंदू सैनिक है, मुसलमान सैनिक है, वो तैयार नहीं हो रहे हैं, उनका मतलब है कि वो असंतोष की भावना है, क्योंकि आपको पता था कि 87% जो भारतीय ही उसमें सैनिक थे। तो उन्होंने सोचा कि इस कानून को क्यों ना वापस ले लिया जाए, लेकिन जब वापस तो ले लिया गया, लेकिन तब तक कई जगहों पर अशांति फैल गई थी। ठीक है।
1857 में को नई राइफल का प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। किसने आवाज़ उठाई थी? मंगल पांडे ने। किसने आवाज़ उठाई थी? मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी। याद रखिएगा, विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी, या ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। और अपने वरिष्ठ मंगल पांडे भी कौन थे? ब्रिटिश सेना में ही कार्यरत सिपाही थे, ठीक है। लेकिन उससे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए और बहुत ज़्यादा वो इससे गुस्सा हो गए और वो अपने वरिष्ठ अधिकारी पर ही हमला कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सज़ा दे दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि वो इसमें बहुत ही ज़्यादा, जब वो चर्बी का उपयोग मतलब कि राइफ़ल में जब सूअर और गाय के चर्बी का इस्तेमाल किया जाने लगा तो मंगल पांडे इससे बहुत ज़्यादा खफा हो गए। और वो ब्रिटिश सैनिक में ही कार्यरत थे, लेकिन वो इतने खफा हो गए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा उन्हें जो अगर इसका राइफल का उपयोग नहीं किया, उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई। 10 साल की सज़ा, ठीक है, 10 साल की सज़ा सुनाई गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा उन्हें और इनकार करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। देखिए कितना कठोर ये कानून था, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था, विद्रोह जो हुआ था। और विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे, ठीक है। और लखनऊ ये अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगम ने एक हज़रत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। आपको मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि कौन कौन से लीडर थे जो आपको अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस 1857 की क्रांति के। लखनऊ से बेगम हज़रत महल, कानपुर से कौन कर रहे थे? दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। ये जो थे पेशाबी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ग्वालियर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर तक मार्च किया और इसे कब्जा कर लिया, ठीक है। आपको तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी के ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर तक आपको मार्च किया और इसे कब्जा कर लिया, ठीक है, ग्वालियर पर। और ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, अंततः अंग्रेज से हार गई और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा कर लिया। देखिए ग्वालियर पर पहले क्या हुआ कि तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने पे कब्जे पे लिया, लेकिन क्या हुआ कि वो लड़ती रही, कब तक लड़ती, और उन्होंने बहुत साहस का परिचय दिया, बहुत लड़ी तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बट उन्हें हार का सामना करना पड़ा, देहांत भी हुआ उनका और ग्वालियर पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन? लखनऊ से रानी आपको जो बेगम हज़रत महल, कानपुर से पेशवा जो बाजीराव द्वितीय हैं उनके दत्तक पुत्र नाना साहब ने, झांसी से तो आपको पता ही रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में बता रहा था विद्रोह के असफल होने के क्या क्या कारण थे। विद्रोह के असफल होने के बहुत सारे कारण थे। तो पहला, सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, बहुत ही ज़्यादा व्यापक था, बहुत ज़्यादा, मतलब हर प्रांत में इसका आवाज़ गया था, अशांति हर जगह फैल चुकी थी अंग्रेज सरकार के खिलाफ। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इसमें प्रभावित रहा, ठीक है, अप्रभावित रहा, ठीक है। बहुत राज्यों तक तो गया, लेकिन एक देश का एक ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा जो इससे अप्रभावित रहा है, वहाँ तक ये जो क्रांति की लहर थी वहाँ तक नहीं गई, जो सबसे बड़ा असफलता का कारण था, ठीक है। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग, ठीक है। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अब आपको पता है उस टाइम ये जितने भी हैं हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर और राजपूताना लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए, जबकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको सैनिक, अगर यहाँ तक पहुँच जाती बात, अगर यहाँ तक अगर ये मान जाते तो यहाँ के अगर सैनिक अगर तभी 1857 क्रांति में भाग ले लेते तो बहुत बड़ी जीत होती हमारे लिए। लेकिन वहाँ तक संदेश नहीं पहुँचा, उन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व नहीं, विद्रोह में एक प्रभावी नेता का अभाव था, ठीक है। हर जगह से, हर एक प्रांत से अलग अलग
लोग इसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक जो मेन लीडर होता है जो हर जगह का आपको सर्कुलेट करते हैं, लेकिन वो लीडर की कमी थी और जिसके कई सबसे बड़ा अभाव था। हालांकि नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वो समग्र रूप से आंदोलन का प्रभावी नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। वो एक राज्य से कर पा रहे थे, अपने क्षेत्र से कर पा रहे थे, लेकिन एक व्यापक होता है ना कि बीच सेंटर से आपको पूरा डायरेक्शन देना, कहाँ से क्या युद्ध करना है क्या नहीं करना, कोई भी ऐसा लीडर नहीं थे। सीमित संसाधन, सतर्क होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार का अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। आपको पता ही है कि सत्ता पर कौन थे, अंग्रेज थे, जिस कारण रेल, डाक, तार आदि पर आपको अंग्रेजों का हुकूमत था, कब्जा था। हथियार और धन की कमी थी इनके पास। हमारे विद्रोह के जो 1857 के विद्रोही थे, ठीक है, उनके पास धन और हथियारों की कमी थी। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी, मध्य वर्ग के लोग भागीदारी नहीं ली। उन्होंने सोचा कि भागीदारी लेके अपना ही नुकसान है, ठीक है। मध्य वर्ग के लोग ऐसे भी इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी भागीदारी नहीं दी। अंग्रेज शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदार ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज की मदद की। उन्होंने अंग्रेज की मदद की क्योंकि इनकी बेनिफिट था अंग्रेज़ों को मदद करने की। बंगाल के जितने भी अमीर व्यापारी थे, जमींदार थे, क्योंकि इन्हें आपको अंग्रेज़ों से फ़ायदा मिलता था, ठीक है। और जिसके कारण उन्होंने क्या हुआ, अंग्रेज़ की मदद की, धन से किया था, बहुत तरह से इन्होंने अंग्रेज़ की मदद की थी, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न था, ठीक है। हैदराबाद के निज़ामों ने कभी कोई मदद नहीं की, अंग्रेज़ों की उन्होंने मदद की। ये बहुत सारे रीज़न्स हो गया था, ठीक है। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, कोई युद्ध लड़ा गया उसका तो परिणाम होगा ही, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, विद्रोह का तो परिणाम हुआ ही होगा। ओके, विद्रोह का क्या परिणाम था, अगर आप देखते हैं विद्रोह का क्या परिणाम था। कंपनी शासन का अंत, 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास का ऐतिहासिक घटना था, ठीक है, ऐतिहासिक घटना था। ये विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत में कारण बना, ठीक है। ये विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंत का कारण बना था, यही विद्रोह था, वीवीआई। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। इससे पहले इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी, ठीक है। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया। धार्मिक सहिष्णुता, अंग्रेजों ने ये वादा किया कि वो भारत के लोगों को धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो विद्रोह का परिणाम भी तो ठीक है, ये विद्रोह सफल रहा, लेकिन इसका परिणाम भी क्या हुआ, ये पहले आपको ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, लेकिन इसका सीधे जिम्मेदारी अब ब्रिटिश शासन ने ले लिया, ठीक है। अब इसकी घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। और महारानी विक्टोरिया ने इस समय अधिकार भारतीय प्रशासन को भारतीय का जो प्रशासन था उसे महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, इसमें क्या अंग्रेज़ ने वादा किया कि वो भारत के जो कल्चर है, धर्म है और सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं पर सम्मान करेंगे, इसकी कोई अपमान नहीं करेंगे, ठीक है। प्रशासनिक परिवर्तन, भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में स्थानांतरित कर दिया गया और पहला वायसराय कौन बने थे, पहला जो वायसराय बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। भारतीय शासनों के अधिकार को मान्यता दी गई तथा व्यापकता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। व्यापकता के सिद्धांत को समाप्त करने में लॉर्ड कैनिंग का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। यहाँ तक ये सब प्रभाव थे, परिणाम थे, ठीक है, विद्रोह का। अब निष्कर्ष, विद्रोह का निष्कर्ष क्या निकला, प्रभाव देख लिया विद्रोह का प्रभाव। अब निष्कर्ष क्या, कोई भी युद्ध लड़ा जाता है, कोई भी क्रांति होती है तो उसका एक निष्कर्ष निकलता है। 1857 के विद्रोह में भारतीय ब्रिटिश शासन के इतिहास की वर्ग का एक अभिभूत घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज में कई वर्गों में एकजुटता हुई, ठीक है। बिल्कुल ये सफल आंदोलन नहीं था, लेकिन एकजुटता तो हुई और अंग्रेज प्रशासन को एक भनक तो लगी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सुधार भी किया। उन्होंने कहा कि अब हम इनके धर्म सामाजिक कार्य में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। सारा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को ले लिया, ठीक है। रानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को अपने अधिकारों में लिया, ठीक है। तो अब जो भी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी अत्याचार कर रही थी वो उसके हाथ में नहीं रहा, ठीक है। तो कुछ तो सुधार हुई, बहुत अच्छा सुधार हुआ, ठीक है। कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसके भारतीय राष्ट्रवाद के बीच को बो दिया, ठीक है। बेशक हम मानते हैं कि विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद को बीच को बो दिया था। 1857 के विद्रोह में लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन थी, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया था इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीवीआई है। जितनी भी बुक्स हैं सब वीवीआई है, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पूरनचंद जोशी द्वारा रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, ठीक है। पूरनचंद जोशी द्वारा क्या लिखा गया, रिबेलियम 1857 ए सिंपोजियम। उसके बाद जॉर्ज
ब्रूस मल्सिन द्वारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 87, ठीक है। क्रिस्टोफर हेवर्ड द्वारा ग्रेट म्यूटिनी, ठीक है। उसके बाद इकबाल इकबाल हुसैन द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिवेल ऑफ 1857, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और आपको खान मोहम्मद शादिद खान द्वारा एग्जीबिशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज़ ऑफ 1857 वॉर एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये सारी बुक्स देखिए, दामोदर सावरकर द्वारा द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको एकदम बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, इस चीज़ को याद रखिएगा इस चीज़ को। पूरनचंद जोशी द्वारा द रिपेलियन 1857 ए सिंपोजियम, ठीक है। जॉन ब्रूस मल्सिन द्वारा द इंडियन म्यूटिनिटी ऑफ 1857, क्रिस्टोफर हेवर्ड द्वारा द ग्रेट म्यूटिनी। उसके बाद इकबाल हुसैन द्वारा रीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857, खान मोहम्मद सादिक द्वारा एग्जीबिशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज़ 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वीवीआई बुक्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, खासकर ये पीसीएस, ठीक है, यूपीएससी ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ओके। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अब वो कहानी की तरह, क्योंकि ये 1857 की क्रांति एक कहानी की तरह ही आपको अगर बताया जाए तो ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। पुस्तक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या हुआ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1857 में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कहाँ से ये बनते हैं कि लॉर्ड कैनिंग से 2-3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। व्यापकता की सिद्धांत किसने किया, लॉर्ड डेलहौजी ने स्टार्ट किया, ख़त्म किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने किया, ठीक है। उसके बाद आपको 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, सैनिक का जो क्रांति था, सैनिक का वो मुख्य क्रांति। ऐसे तो बहुत सारे मुख्य क्रांति थे, राजनीतिक थे, सामाजिक थे, धर्म के आधार पे थे, बहुत सारा कुछ था, ठीक है। लेकिन आपको मेन है सैनिक, ठीक है। सैनिक का जो विद्रोह हुआ था, ये जो राइफ़ल था, ठीक है, तो राइफ़ल के कारण एनफील्ड राइफ़ल जो था, एनफील्ड राइफ़ल पूछा जाता है कौन सा राइफ़ल था, एनफील्ड राइफ़ल। उसमें जो कारतूस यूज़ हो जा रहा था वो आपको गाय और सूअर की चर्बी का हो रहा था, जिस कारण मंगल पांडे ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, अपने अधिकारियों पर हमला किया था, उन्हें फांसी भी मिल चुकी थी 1857 में, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दिया गया था। तो यही सब कारण, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा झांसी से कौन नेतृत्व कर, लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे। मेरे पिछले वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और इजीली इसको देखना है। आशा करता हूँ कि पढ़ाई एकदम कंटिन्यू चल रही होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी वीडियोज़ अब दिन में 2 वीडियोज़ आने लगेंगी। शाम के टाइम पे आज मैथमेटिक्स का मैं कुछ लेके आऊँगा, क्योंकि आज से मैं सोच रहा हूँ मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट ले आता हूँ। आज का हमारे मैथमेटिक्स का टॉपिक होगा वो अलजेब्रा से होगा, और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सेशन। तो अब से 2 वीडियोज़ आएंगी पर डे, और इसी तरह अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन खुल रही है धीरे धीरे, कुछ कुछ रिलीफ हो रहा है, बट आपको केयर के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। प्रिकॉशन, एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और घर पे रहना, सुरक्षित रहना है, घर वालों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।